कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो स्वागत है सबका द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल लेक टू बी में। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त जो मेरे को पूछते थे कि भाई हैशटैग आस्क अमित वाला एपिसोड कब आने वाला है। तो भाई पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एपिसोड होगी मैं मंथ में 3 एपिसोड करूँगा। सबसे पहले जो एपिसोड होगा मैं मंथ की 10 तारीख को, फिर 20 को, और फिर मंथ की जो लास्ट डेट होगी वहाँ मैं लेके आऊँगा। और आज के इस एपिसोड में भी मैंने ट्राई किया कि जितने भी आपके कमेंट है, जो भी आप सवाल पूछते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके उसके आंसर दूँ। तो अगर कोई मेरे से कमेंट मिस हो जाता तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में उस कमेंट को ले लूँगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो कमेंट निकल के आया वो आया सनी विद फनी करके, उन्होंने कमेंट किया और वो पूछते हैं कि भाई एक सिम कार्ड की स्टोरेज कितनी होती है। आखिर एक सिम कार्ड में कितने कॉन्टैक्ट स्टोर किए जा सकते हैं, और कॉन्टैक्ट कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, पीडीएफ, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी, एमपी3, क्या कॉन्टैक्ट टेक्स्ट फाइल में फॉर्मेट में स्टोर होता है। और भी बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। एक कॉन्टैक्ट का साइज़ कितना होता है, और क्या ई सिम में 5G चलाने के लिए जो फ़ोन ई सिम लगी है उसमें भी 5G सपोर्ट होना जरूरी है। बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चन किए, ये सबके मैं आंसर अभी इनको देने वाला हूँ। और जहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, जब भी ये कोई भी कमेंट करते हैं, ये ऐसे ट्राई करते हैं कि भाई एक ही कमांड में बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लेते हैं। इनकी कोशिश यही होती है, एक्चुअली इनका प्लान ऐसा है कि भाई अगर मेरा एक कमेंट भी पिकअप हो जाता है तो मेरे को बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, अभी मैं आपको ये जितने भी आपने पूछा मैं आपको सबको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आप पूछ रहे हो कि एक जो सिम कार्ड होता है उसका साइज़ कितना होता है। उसका साइज 8 KB से लेके 256 KB तक उसका साइज होता है। अलग अलग कंपनियों की जो सिम कार्ड आते हैं, जैसे BSNL का आ गया, एयरटेल जियो का आ रहा है। कभी कभी उनकी जो स्पेस होती है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा जो स्पेस चाहिए होता है वो अपने जो टेक्स्ट मैसेज सेव करने के लिए भी उनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, पूरे कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए नहीं चाहिए होता। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप जो आपके जो मैसेज होते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं, उनको भी आप सिम कार्ड में सेव कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आप वो पूछते हो कि कौन से फॉर्मेट में सेव होता है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो ई सिम, जो हमारी फिजिकल सिम कार्ड है, सबसे पहले जो डेटा उनके अंदर स्टोर होता है, आपको मैं बताता हूँ कि जितनी भी ये फ्लैश स्टोरेज होती है, जहाँ फिर आप कुछ भी ऐसा बोलो कि जो स्टोरेज को करती है, जो हमारे डेटा को स्टोरेज करती है, उनमें जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी में होता है। उनके अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे 0101 ऐसे करके उनका जो बाइनरी में डेटा सेव होता है। उसके बाद जब कोई भी कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, वो फिर एक पैकेज बनता है, जो बनता है BCF करके पैकेज बनता है। और ये जितने भी अभी स्मार्टफोन आ रहे हैं, जब भी आप उसमें से इंपोर्ट करोगे, जहाँ फिर उसको इंपोर्ट करते हो, कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई भी कॉन्टैक्ट करते हो, तो जो फॉर्मेट होता है वो BCF होता है। और बहुत सारे मोबाइल बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे आप एक चीज़ भी और पूछते हो, क्या CSV जो फॉर्मेट होता है वो भी ये इसमें फॉर्मेट में क्या कॉन्टैक्ट सेव होते हैं। जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो CSV फॉर्मेट होता है ना, ये जितने भी ऑनलाइन जो स्टोरेज जो होते हैं ना, जो हमारे कॉन्टैक्ट को सिंक करते हैं, जैसे Gmail हो गया, आउटलुक हो गया, Yahoo हो गया, ये क्या करते हैं कि जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं उनको सेव करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल में Gmail को दोबारा फिल करते हो, तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट होते हैं वो दोबारा वापस आ जाते हैं। वो जितने भी इस फॉर्मेट में सेव होते हैं CSV में। लेकिन जहाँ हम मेमोरी स्टोरेज की बात करें, जो ऑनलाइन नहीं होती, जैसे हमारी सिम कार्ड की बात करें, जहाँ फिर हमारे मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट सेव होते हैं वो BCF फॉर्मेट में सेव होते हैं। आप पूछते हो कि एक कॉन्टैक्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है, मतलब कि कितनी वो स्पेस लेता है, चाहे उसको फ़ोन में सेव करें या फिर हम उसको अपना सिम कार्ड में सेव करते हैं। जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो एक कॉन्टैक्ट होता है उसका जो एक आप न्यूमेरिक की बात करो, जहाँ फिर हम एक करैक्टर की बात करते हैं, सपोज मेरा नाम अमित है, AMIT, उसके लिए जो 4 बाइट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अमित आपने लिख लिया, नीचे आपने क्या किया कि उसके बाद जो मेरा 10 डिजिट का नंबर है वो सेव कर लिया। 10 डिजिट का जहाँ पे नंबर हो गया, और जहाँ पे जो 4 करैक्टर का मेरा नेम हो गया, मतलब कि टोटल जहाँ पे जो 14 बाइट है इन्होंने चूज़ किया है। और जहाँ तक 1000 जब बाइट्स हो जाता है फिर 1 KB होता है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ इसके अकॉर्डिंग थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो कॉन्टैक्ट होता है एक कितनी KB का होता है, जहाँ फिर कितने बाइट का स्टोर होता है। तो ये बात मैं अभी कर रहा हूँ जो कि सिम कार्ड में जब भी आप स्टोरेज करते हो, जब आप अपने फ़ोन की मेमोरी में स्टोरेज करते हो, कभी कभी क्या करते हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वहाँ आप ईमेल स्टोर कर सकते हैं, उसके नोट्स लिख सकते हैं, उस बंदे की फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अभी तो वीडियो भी थोड़ी शॉर्ट उसकी ऐड कर सकते हैं, जब भी कॉल आती है उसकी वीडियो थोड़ी सी प्ले होगी। तो अगर फ़ोन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर फोटो आप देखोगे 500 से 600 KB का वो फोटो होगा। उसके बाद कोई भी
आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो वो साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको बाइट्स का बता रहा हूँ ना कि जैसे 14 बाइट्स का अप्रोक्स एक कॉन्टैक्ट होता है, वो जस्ट अपना नंबर और नाम बता रहा हूँ कि इतना एक 14 बाइट्स का हो जाता है। आगे आप एक बात और पूछ रहे हो कि जहाँ ई सिम में 5G चलाने के लिए जो फ़ोन में ई सिम लगी है उसमें भी 5G का सपोर्ट होना ज़रूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप ई सिम और 5G में आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ वो सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे देखिए, पहले पहले क्या होता था कि मोबाइल के अंदर आपको जो अभी भी ऐसे होता है, आपको एक एक्सपेंडेबल मेमोरी स्टोरेज मिलता है कि आप 512 GB 1 TB तक उसको स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑप्शन अभी जितने भी ज़्यादा स्मार्टफोन आपको देखने को मिल रहा है, आईफोन की बात करते हैं उसमें आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को नहीं मिलती, बल्कि आप एक्सटर्नल स्टोरेज ऐड नहीं कर सकते। जो आपका SD कार्ड होता है, आपको जो इंटरनल स्टोरेज है वही देखने को मिलती थी। मतलब कि पहले आपका जो डेटा जितना भी सेव होता था, आप चाहे तो आप एक एक्सटर्नल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, जो आपका मेमोरी कार्ड है उसको लगा के आप PC के साथ शेयर करें, कहीं भी आपका जो डेटा वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है वो आपके फ़ोन के अंदर हो रहा है। वो जो भी अब एक ही हिसाब से देखा जाए, सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जो मेमोरी कार्ड उन्होंने आपके फ़ोन के अंदर ही लगा दिया, अभी जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है वो आपके फ़ोन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अभी जहाँ पे ई सिम में क्या प्रोसेस है आपको बताता हूँ। एक्चुअली उन्होंने देखा कि कोई ऐसी अभी जितने भी फिजिकल सिम कार्ड आते हैं उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा ऊपर किया जाए, कोई नई टेक्निक लेके आ जाए। कब कितना टाइम हो गया हमको, जैसे 2G कब का स्टार्ट हुआ है, जिसको हम GSM बोलते थे, 2G कब का स्टार्ट हुआ है। 2G में एज भी आता था, एक्चुअली एज प्लस भी आया था, बहुत सारे ऐसे 2.5G भी आया था। तो वो कब का, तब के वो ही सिम कार्ड चल रहा है। मतलब कि सिम कार्ड नैनो हुआ, चलो माइक्रो हुआ, वो ठीक है, लेकिन फिजिकल ड्राइव भी चल रहा है, उसका कुछ सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं हुआ। तो इसी को बात को देखते हुए उन्होंने एक नई टेक्निक लेके आई, क्यों ना हम ई सिम की एक जो है वो जो सिम कार्ड होगा फ़ोन के अंदर ही उसको सेव किया जाए और उसमें थोड़ा स्पेस होगा वो एम्प्टी रखा जाए, और जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसकी जो प्रोफाइल होगी वो एम्प्टी स्पेस में ऐड हो जाएगी और उसका एक सिम कार्ड बन जाएगा। तो काफ़ी सही चीज़ है, नई टेक्निक है। अगर जहाँ पे हम ई सिम कार्ड 4G फ़ोन में भी सपोर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 5G में है। अभी बहुत सारे ऐसे 4G फ़ोन ही आ रहे हैं जिसमें ई सिम कार्ड सपोर्ट करता है। मेरे पास iPhone X आ रहा है, उसमें भी तो ई सिम कार्ड सपोर्ट करता है, वो कौन सा 5G है। एक्चुअली इसका 5G के साथ लिंक कुछ नहीं है कि आपको ई सिम अगर डालिए तो 5G का कनेक्शन चाहिए, 5G होगा तभी ई सिम चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो 4G ई सिम कार्ड सपोर्ट करते हैं, और ये जो ई सिम कार्ड होती है ना, ये सभी बैंड सपोर्ट करती है, 2G 3G 4G, ये सब बैंड सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं कि ये कोई अगर आपने ई सिम डाली 4G के नेटवर्क ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रोफाइल किसकी आप ऐड करते हो वो डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ई सिम का 5G के साथ कोई लिंक नहीं है। तो जहाँ आगे आप पूछ रहे हो कि क्या हमारे फ़ोन हमारी सिम का जो कॉन्टैक्ट को 0101 बाइनरी कोड में रीड करता है क्या हमारा फ़ोन? हाँ भाई, सही बात है जी। जो भी मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बोल दिया कि जो भी हमारा डेटा होता है वो बाइनरी में स्टोर होता है 0101, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज होती है। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो हिंदी को नहीं अंडरस्टैंड करता। पंजाबी, हिंदी, गुजराती, ये जितनी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, इसको सपोर्ट नहीं करता, उसको बस 0101 समझाता है। सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। सपोज जहाँ पे 010 ये ऐसे कमांड होती है। सपोज आपने कोई एक सिंपल जब प्रोग्राम लिखते हो एक प्रोसेसर के अंदर, वहाँ क्या होता है कि अगर वहाँ आप ऐसे कमांड देखो कि अगर मैं 01 पे कमांड जाए तो सबसे पहले जो लाइट होगी वो एक बार ब्लिंक होगी, अगर 10 पे जाए 2 बार होगी, 001 पे जाए 3 बार ब्लिंक होगी, 000 पे जाए वो बंद हो जाए। तो ऐसा कुछ इसका प्रोसेस होता है। अभी आपने जो प्रोग्राम लिखोगे वो 0101 करके थोड़ी लिखोगे, आप वो सॉफ्टवेयर के अंदर लिखोगे, वो आप प्रोग्राम लिखोगे, वो इंग्लिश में होगा। वो 0101 में अगर आप लिखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। उसके बाद जो उसके अंदर जो इमूलेटर होते हैं वो कन्वर्ट करेंगे उसको, वो बताएंगे, वो आपकी जो लैंग्वेज है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके वो प्रोसेसर के पास भेजेंगे। फिर प्रोसेसर समझेगा कि भाई ठीक है ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो जो भी डेटा स्टोर होता है भाई वो 0101 में ही स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट ये पूछते हैं कि भाई टीवी रिमोट, AC रिमोट, कार बटन कैसे वर्क करते हैं, क्या इनमें भी सॉफ्टवेयर होता है? ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपको जहाँ पे बताता हूँ, जितने भी रिमोट होते हैं ना, मोस्टली जितने ज़्यादा रिमोट होता है ये इंफ्रारेड के ऊपर काम करते हैं। जो उसके अंदर जो बल्ब लगा होता है उसमें से जो इंफ्रारेड रेज होती है वो निकलती है। इंफ्रारेड रेज का प्रॉब्लम यही होता है कि उसके आगे अगर कोई भी बंदा आ जाता है तो वो वर्क नहीं करती। आपने देखा कि जो पहले आपके रिमोट आते थे, तो जो पहले अभी भी कुछ टीवी में ऐसे आ रहे जो इंफ्रारेड के ऊपर बेस होते हैं,
उसमें क्या होता है कि जो आपकी इंफ्रारेड रेज होती है, अगर कोई बीच में आ जाता है वो कट हो जाती है, वो रिसीवर तक नहीं पहुंचते। आपके टीवी के सामने जहां आपका जो पैनल होता था ना, जहां कलर टीवी के पास, वहां एक छोटा सा जो इंफ्रारेड रिसीवर होता है वो भी लगा होता है, जो आपकी रिमोट के साथ कम्युनिकेट करता है कि आप कौन सी कमांड उसको दे रहे हो। ठीक है, अभी जितने भी मोस्टली रिमोट आ रहे हैं वो वाईफाई के ऊपर बेस होते हैं। आप स्मार्ट टीवी की बात करें, जहाँ फिर वो बेस होते हैं, क्या करते हैं, ब्लूटूथ के साथ अटैच हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो फिर आप कहीं से भी उसको यूज़ कर सकते हो, वो काम करेगा परफेक्टली उसको, क्योंकि वो कम्युनिकेशन कर रहा है रेज के थ्रू। उनको कोई इनफ्रैक्ट में तो प्रॉब्लम आती है, उसको जो डायरेक्ट रेज पहुंचाना होता है, लेकिन ब्लूटूथ की जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कहीं से भी आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। हाँ भाई, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि हर एक रिमोट के अंदर एक छोटी सी आईसी लगी होती है। ठीक है, आप अगर तोड़ोगे ना उसको, आपको दिखेंगी। कभी तो आपने तोड़ा होगा रिमोट का घर का, उसके अंदर जहाँ तो एक ऐसा काला सा मोटा सा ऐसा थब्बा लगा होगा, वो आपको दिखेगा, जहाँ फिर एक चिप लगी होगी। उसके अंदर सिंपल थोड़ा प्रोग्राम किया होता है कि कैसे वो कम्युनिकेट करे, कैसे वो रिसीवर के पास जैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करे टीवी के साथ। अगर वो एक कमांड दे रहा है तो टीवी के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है, वो दोबारा ऐसे कर कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो कैसे कमांड करेगा, ये सब डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोसेस। और वो सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि जो आप ऐसे हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं या कुछ भी है, वो ऐसा नहीं होता, वो उसको प्रोग्राम किया जाता है, वो डिस्प्ले नहीं होता। और वो जो डिस्प्ले होता है वो आपको जो टीवी स्क्रीन के अंदर होता है, वो टीवी के अंदर होता है, वो टीवी के अंदर जो आईसी लगी होती है उसमें वो सॉफ्टवेयर होता है। और वो सॉफ्टवेयर और टीवी का रिमोट होता है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये सिंपल प्रोसेस ऐसा ही होता है। और जहाँ तक हर एक चीज़ की बात करें भाई, हर एक चीज़ के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ तक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, नहीं बताया था शायद, पता नहीं, एक वीडियो में बताया था, बहुत सारे ऐसे मोबाइल आते हैं, आई थिंक अपना Xiaomi के थे, जो इसमें आपको जो एक रिमोट वाला सिस्टम देखने को मिलता था। उसके अंदर आप ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर उसके आगे एक इनफ्रारेड वाला जो होता था, वो छोटा सा एक बल्ब लगा होता था। उसके साथ आप टीवी को यूज़ कर सकते हैं, एसी के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, सब प्रोसेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें होता क्या था, जहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो बंदे ने क्या किया कि उसके आगे एक हार्डवेयर, तो सबसे पहले हार्डवेयर लगाया जो कि एक सेंसर है, वो इंफ्रारेड सेंसर लगा दिया मोबाइल के आगे। उसके आगे उन्होंने एक ऐप रेडी कर दी। ठीक है, तो अभी वो भी तो ऐप एक सॉफ्टवेयर ही है ना, उनको भी तो कम्युनिकेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये जो सिंपल प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर हर एक चीज़ में भाई, सॉफ्टवेयर जो होता है वो जरूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर ऐसे कम्युनिकेशन करोगे तो वो कम्युनिकेशन फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस होगा, जो हम कमांड दे हैं या फिर कमांड रिसीव कर रहे हैं, उसको जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होगा, जो रिजल्ट होगा, वो हमारे पास सही तरह से नहीं पहुंचेगा। जहाँ पे आगे ये पूछते हैं कि स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन में मॉक लोकेशन का यूज़ कैसे होता है और ये मॉक लोकेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या इसकी मदद से हम गूगल मैप्स को अपनी फेक लाइव लोकेशन दे सकते हैं यूएसए का VPN लगाकर। क्या हम इंडिया में रहकर गूगल मैप में अपनी लाइव लोकेशन यूएसए का शो कर सकते हैं? तो भाई ऑफकोर्स ये कर सकते हैं, आप मॉक लोकेशन में जाकर ये कर सकते हैं, VPN की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐप भी आपको देखने को मिलेंगे जो फेक लोकेशन आपके बताएंगे, तो बेटर है ये सब चीज़ें आप मत करें। तो आप जो भी है, चलो नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी सही चीज़ है। एक्चुअली इसको टेस्टिंग मोड के लिए डाला गया था कि टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन इसमें लोग जो है वो उसका गलत यूज़ भी कर रहे हैं। तो जहाँ पे मैं आपको ये सब कुछ चीज़ें, चलो आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर ट्राई करें, इसमें ये सब कुछ मत करें। तो आगे ये पूछते हैं कि भाई अभी बहुत सारे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी न्यूज़ निकल के आ रहे हैं जिसमें जो एंड्रॉयड का जो है, जो एंड्रॉयड में सिस्टम है ये वाला मॉक लोकेशन वाला, इसको निकाला जाएगा। और जहाँ पे जो क्या बोलते हैं, इसको निकाल के जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको निकाला जाएगा, तो जल्दी इसको जो है वो ख़त्म किया जाएगा। बहुत सारी कंपनियों ने अभी इसको जो है वो अपने सेटिंग में जाके आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगी। जहाँ तक Xiaomi की बात करें, उसमें शायद इस ऑप्शन को निकाल दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। एंड्रॉयड की बात करें तो भाई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ भी कर सकते हो आप इसके साथ, तोड़ मरोड़ के इसको कुछ भी कर सकते हो, बल्कि एंड्रॉयड बना ही इसके लिए भाई। तो चलो ये था जो मैं आपको बताना चाहता था मॉक लोकेशन के बारे में। आगे ये पूछते हैं कि जब PUBG बैन हुआ तो हम VPN लगाकर PUBG आराम से प्ले कर सकते थे, और अब भी VPN लगाकर ग्लोबली सर्वर से प्ले कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब टिकटॉक बैन हुआ, ISP बैन हुआ था, लेकिन VPN लगाने पर भी टिकटॉक नहीं चल रहा था। वाई? क्या टिकटॉक को इंडियन सर्वर बैन हुआ था जबकि टिकटॉक को ग्लोबली ऐप भी VPN यूज़ करने पर भी नहीं चल रहा, दूसरी तरफ PUBG चल रहा है? प्लीज़ बताओ PUBG के बाद। ओके ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ये जो बात है ये समझाता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे जो सिंपल जो प्रोसेस है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जब आपका जो टिकटॉक बैन हुआ था, जो इंडिया के ऊपर सर्वर थे उसको भी बैन किया गया था, लेकिन जो PUBG बैन हुआ था उस इंडिया में जो सर्वर थे उसको बैन नहीं किया गया था।
कुछ टाइम बाद उसको बैन किया गया। और जहाँ तक बात करते हैं कि भाई जहाँ आप बोल रहे हो कि वो VPN लगा के उसको यूज़ किया जा सकता है जहाँ फिर दूसरे सर्वर के ऊपर, तो चलो ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप ऐसी गलती कुछ भी मत करें। क्योंकि भाई अभी YouTube की बात करें ना, बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं कि भाई ऐसे करें, वो ट्रिक टुक दिखाते हैं, लेकिन अभी भाई YouTube ने शिकंजा कस दिया है सब। मैं आपको बताऊँ ना, बहुत रूल रेगुलेशन, उसकी जो प्राइवेसी की बात करें, टर्म कंडीशन की बात करें, बहुत खतरनाक हो चुके हैं। आप इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जो गेमर्स मोस्टली इसके बारे में बताते हैं, सब कुछ चीज़ें बताते हैं। तो चलो बेटर यही है कि भाई आप ये सब कुछ बात मत करें। जहाँ तक टिकटॉक की बात करते हैं तो भाई ऐसा नहीं है कि उसको बैन किया गया है, बैन तो उसको किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। दूसरी वर्जन भी यूज हो सकती है, मेरे पास पड़ी आई थिंक, मैं आपको बताता हूँ, टिकटॉक की दूसरी वर्जन भी यूज होती है। मेरे पास एक चाइनीज़ वर्जन वाला, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। आवाज़ मैं कम करता हूँ थोड़ी इसकी, अभी ओपन हो रहा है। तो ये मेरे पास पड़ा है वो चाइनीज़ वर्जन वाला जो पड़ा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ पे वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी इशू हमको जो है वो देखने को नहीं मिलता। आप देख रहे हैं नई नई वीडियोस में प्ले हो रही है। तो एक्चुअली ISP तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ISP के थ्रू उसको जो है वो इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो भी बैन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना, जो हम जब IP एड्रेस ही हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो जो कुछ भी ऐसा हो सकता है। प्रॉपरली जहाँ पे बैन करना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉपरली जहाँ तक चाइना की बात करें, चाइना ने बहुत सारे ऐसे ऐप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बैन करके रखा है, आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वहाँ लोग करते हैं। वहाँ का अगर जो चाइना का जो ग्रेट वॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना का जो ग्रेट फायर वॉल की बात करें ना, इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उसको ब्रेक किया जाता है, फिर भी बहुत सारे ऐप को चलाया जाता है। तो काफ़ी मुश्किल होता है प्रॉपरली किसी चीज़ को बैन करना। बहुत सारे ऐसे आपने देखा कि पोर्न साइट को जहाँ पे इंडिया में बैन किया गया, लेकिन VPN के यूज़ करते एकदम से वो खुल जाती हैं। तो बेटर है ये सब आप कुछ भी मत करें, कुछ भी ऐसी चीज़ें मत करें। जब गवर्नमेंट आके बैन कर देती है सब चीज़ों को, उनको कुछ इशू इसमें लगते हैं, जिसके कारण वो उनके देश के जितने भी हम लोग हैं अपने इंडिया के, उनको पता लगता है कि भाई इनकी जो डेटा को खतरा, अगर उनके डेटा को खतरा है तो उनका डेटा यूज़ करके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटर ये सब चीज़ें आप मत चूज़ करें। यहाँ पे आगे ये पूछते हैं कि क्या स्मार्टफोन के प्रोसेसर में 5G मॉडेम हो तभी 5G चला सकते हैं? क्या वैसे ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के मॉडल में GPS नेविक का सपोर्ट हो तभी वो नेविक GPS का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ फिर ये एक सॉफ्टवेयर बेस फीचर है। ओके, जहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भाई अगर तो आपके, ये तो सही बात है जो आपने पूछी है कि जो 5G फ़ोन के अंदर का वो 5G मॉडेम है तो तभी वो 5G चलेंगी। सही बात है, सिंपल बात है, क्योंकि जो 5G मॉडेम है, जो SoC के अंदर आपके 5G मॉडेम लगी है, SoC यानी कि प्रोसेसर, जो SoC के अंदर आपकी 5G मॉडेम लगी है, उसके अंदर 5G मॉडेम के अंदर जो 5G बैंड होता है वो सपोर्ट करता है। अगर वो 5G बैंड सपोर्ट करेगा, अगर वो मॉडेम के अंदर, वो SoC के अंदर अगर मॉडेम लगी है 5G, उसके अंदर 5G बैंड है, तो तभी वो सिग्नल, जो 5G सिग्नल होंगे, ट्रांसमिट हो गए, रिसीव हो गए, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो आगे कंप्लीट होगा। तो ये तो 5G मॉडेम तो भाई चाहिए इसके लिए। अगर 5G मॉडेम नहीं है तो कैसे 5G आप यूज़ कर सकते हैं? दूसरी तरफ आप पूछते हैं कि भाई जो GPS है, अगर आपके मोबाइल के अंदर GPS वो रिसीवर नहीं है, तो सबसे पहले जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जो पहले स्मार्टफोन आते थे, पुराने स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, जब वो मतलब कि नोकिया के आता था 7273, उसमें जो GPS किसी में बाद में आया था, पहले उसमें वो नहीं आता था। ठीक है, उसमें जो ग्लोनास USA का GPS है वो स्टार्ट किया था। उसमें क्या होता है कि एक ऐप बेस होता था। अगर तो आपके पास अगर मोबाइल में GPS रिसीवर नहीं है ना, फिर पता कैसे प्रोसेस होता है। जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आप क्या करो कि थर्ड पार्टी कोई भी ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, जैसे बहुत सारे मिलते हैं ना आपको, GPS हो गया, बहुत सारे ऐसे GPS होते हैं, ऐप होते हैं जो आप डाउनलोड करते हो। जब आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे ना, वो ऐप जो जिसका वो ऐप है ना, उसके सर्वर के साथ कनेक्ट होगे, और उसका सर्वर जो कनेक्ट होगा ना, वो GPS रिसीवर के साथ कनेक्ट होगा, और जो GPS रिसीवर है ना, वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो ऐप आपने डाउनलोड किया, आपने जहाँ पे लोकेशन भर दी कि मेरे को दिल्ली टू नोएडा जाने का, ठीक है, अभी वो क्या होगा, वो कमांड जाएंगी, वो ऐप के अंदर आपने फिल किया, आपके मोबाइल के अंदर GPS रिसीवर नहीं है। सबसे पहले वो कमांड कहाँ पे जाएंगी, जिस बंदे की वो ऐप है उसके सर्वर के ऊपर जाएंगी, वो सर्वर की कमांड जाएंगी GPS रिसीवर के पास। ठीक है, वो GPS रिसीवर आपकी लोकेशन को रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे सर्वर पड़ा है वहाँ की लोकेशन नहीं, फिर वो जाएंगी सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट पूरा देखेंगे, ट्रैफिक कितना है, कितना दूर है,
कौन कौन से सही तरीके हैं जिसके थ्रू आप जाते हो, वो सब आपके जो ऐप है उसके अकॉर्डिंग जो जो कमांड आते हैं उसमें कैसे कि कौन कौन से तरीक़ों से आप जाते हो, बस के थ्रू, ऑटो के थ्रू, वो वैसा सब जितना भी प्रोसेस होगा वो दोबारा वापस जाएगा GPS रिसीवर के पास, वो फिर जाएगा सर्वर के पास और सर्वर के पास से होके वो आएगा आपकी ऐप के पास। मतलब कि प्रोसेस काफ़ी लंबा है, लैग इसमें देखने को मिलेंगे, हीटिंग भी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपके मोबाइल के अंदर ही GPS रिसीवर है वो तो सीधा सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बेडू सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा, ग्लोनास के साथ होगा, जहाँ फिर बहुत सारी ऐसी जो सैटेलाइट हैं जो अपना जो प्रोवाइड कराती हैं, GPS जो कि चाइना का है उसके साथ, छोड़ी अमेरिका का है, ग्लोबल पोजीशनिंग स्विचिंग उसके साथ कनेक्ट होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो देख के फिर आपको वैसा जो आंसर वो रिजल्ट होगा वो ऐप के ऊपर वो देखने को मिलेगा। तो मेन जो बात है कि अगर सीधा GPS रिसीवर आपके मोबाइल में है तो फिर सीधा कम्युनिकेशन होगा आपकी सैटेलाइट के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। अभी तो बहुत सारे जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं हर एक में आपको जो GPS रिसीवर है वो देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे आगे ये पूछते हैं कि भाई आईफोन में बैक बटन क्यों नहीं होता। आईफोन में हम जहाँ तो होम स्क्रीन पर जा सकते हैं, जहाँ फिर रिसेंट ऐप के ऊपर, बट बैक नहीं जा सकते। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बैक बटन जो जब भी आप उसकी ऐप को ओपन करते हो ना, साइड में जो आपको एक बैक बटन है वो देखने को मिलता है, ऊपर वाली साइड में कॉर्नर में ऐसे ऐसे करके आप बैक आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एंड्रॉयड में बैकग्राउंड ऐप रन कर सकते हैं। ऐप हटाने करने क्या सेफ़ है, क्या इसमें प्रोसेसर, बैटरी और रैम पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। मेरे अभी फ्रेंड्स अपने मेरे फ़ोन में रिसेंट ऐप को हटा देते हैं, फिर भी दोबारा ऐप को ओपन करने में दोबारा हटा देते हैं। मानते हैं कि इसे बैटरी रिमूव करने स्मार्टफोन बैटरी चूज़ करते हैं, पर उनको ये भी नहीं पता कि वो बार बार ऐप को क्लोज़ करके ओपन करके हैं, तब इससे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। इंडिया में 80 to 90% एंड्रॉयड यूज़र। ओके ठीक है भाई, समझ गया भाई आपकी बात को। तो सबसे पहले आप पूछ रहे हो कि भाई जो अपना जहाँ पे आईफोन है उसमें बैक बटन क्यों नहीं होता, वो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों नहीं हो। बैक बटन होता है, ऊपर वाली साइड में आता है, जब भी आप कोई ऐप को ओपन करते हो वहाँ आपको देखने को मिलता है बैक बटन। और जहाँ तक मेन ऐप वही है कि आप जो ऐसे करके जब ऐसे करोगे, अगर मेन होम बटन है, अगर आपके पास आईफोन 7 है, 8 है, 8 प्लस या फिर 7 प्लस है, तो फिर तो आपको जो होम स्क्रीन के ऊपर बटन देखने को मिलेगा जो कैपेसिटिव बटन होता है, उसके थ्रू आप बैक जा सकते हैं या फिर ऐसे स्वाइप करके जा सकते हैं और ऐप को ऐसे क्लियर भी कर सकते हैं। आगे जो बात आपकी है कि एंड्रॉयड यूज़र के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर तो आप ऐसे मोबाइल को यूज़ करते हो, सपोज जैसे कि आपको 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद 3-4 ऐप आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जैसे फेसबुक मैसेंजर हो गया, ठीक है, उसके बाद आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो या फिर कोई दूसरी ऐप लगा लो, कोई गेम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। गेम की बात नहीं करते, गेम को अगर आप कम भी यूज़ करते हो फिर भी उसको बंद करके रखें, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, उसको ओपन मत रहने दें। और जहाँ फिर दूसरी तरफ आपने कुछ ऐसी ऐप जो मौज को ओपन किया हुआ है, ठीक है, तीनों आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बल्कि इतना यूज़ करते हो आपको हर 10 मिनट बाद वो चेक करना पड़ता है, चेकिंग करना पड़ता है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको सभी ऐप बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो आप 10-10 मिनट बाद, 15-15 मिनट बाद अपने मोबाइल को ऐसे वो तीनों ऐप को यूज़ करते रहते हो, फिर आप ऐप को क्लियर मत करें, उसको ओपन ही रहने दें, इससे आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी। अगर आप क्या करते हो कि आपको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ऐप आपको ऐसा काम होता है जहाँ फिर आप फिर थोड़ा सा मोबाइल चला के देख लिया, तो फिर आप कोई भी ऐप कंटिन्यू 5 मिनट में 3-4 ऐप चेक कर लेते हो और फिर उसको सभी क्लियर कर दें, अगर आप 1-1 घंटे बाद मोबाइल यूज़ करते हो। अगर आप ऐसा करे हो ना कि आपने 5 मिनट में सभी ऐप का मैसेज चेक किया, आपने पूरी क्लियर कर दी, सब कुछ ऐसा क्लियर कर दिया और साइड में रख दिया, फिर 5 मिनट बाद सभी ऐप को ओपन किया, फिर एक एक करके चेक किया, तो इसमें जो प्रोसेस होता है ना, बार बार ऐप को ओपन करना, क्लोज करना, उसमें बैटरी जो होती है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर आप 5-5 मिनट बाद मैसेज चेक करते हो ना, फिर आप वो ऐप को ओपन ही रहने दें, वो बैकग्राउंड तो चलेंगी, ठीक है, लेकिन जो एक बार ओपन करने, क्लोज करने में जो बैटरी कंज्यूम होती है उससे कम ही होगी। जब आप ऐसे करके ऊपर स्वाइप करोगे, आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी ऐप के ऊपर आप दोबारा जाना चाहते हैं, वैसे जाए, चेक किया, फिर आपको 5 मिनट बाद अगर चेक करने का तो ऐसे जस्ट कर दे, उसको क्लियर मत करें। तो यही जो मेन जो प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसे इस तरह अगर आप करते हो तो आपका थोड़ा सा बैटरी है, क्योंकि मैं भी एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मेरे पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो अगर इस प्रोसेस के साथ आप करते हो ना तो आपकी जो बैटरी है वो कम कंज्यूम होगी। आगे एक और कमेंट जहाँ पे ये करते हैं, ये पूछते हैं कि सर किसी भी वेबसाइट के URL में HTTP, भाई आपको सर कहने की जरूरत नहीं है, भाई बोलो, भाई टेंशन मत लो, भाई हूँ मैं भाई आपका, ऐसा नहीं है, ठीक है। सर किसी वेबसाइट के URL में HTTPS का ना होने पर उस वेबसाइट को यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मेरी एंड सभी आगे जो किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं, स्टूडेंट की मजबूरी है
मैंने बिल्कुल सही कहा। मैं भी आगे यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं का स्टूडेंट हूँ। और आगे जो पूछते हैं कि वेबसाइट का यूआरएल में HTTP क्रोम ब्राउज़र में सभी ब्राउज़र साइट को इनसिक्योर बताने हैं, मतलब कि वेबसाइट में हमारे सारा डेटा इनक्रप्टेड फॉर्मेट में ना होकर सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब हम स्टूडेंट को क्या क्या करें, हमें यूनिवर्सिटी को ये बताना है और मेल के लिए बहुत बार, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ओके ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मोस्टली क्रोम के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि ये जो साइट है ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसके आगे जो HTTP होता है वो नहीं होता है। जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम कहाँ पे निकल के आती है, सिंपल सी बात है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो साइट है वो इनक्रप्टेड नहीं है। मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी के सर्वर के अंदर जो भी उनकी वेबसाइट है और जो वेबसाइट का सर्वर बना है, जो भी डेटा उसके अंदर पड़ा है और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपस में जो एक्सचेंज हो रहा है, जो क्या आपके डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं, जहाँ जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो उसका जो मेन कारण तो यही है कि भाई जो भी एक्सचेंज हो रही है वो खतरे में है, वो रिस्क में है। वो भी आज जितना भी डेटा आपका वो इनक्रप्टेड नहीं है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का डेटा है चाहे वो आपका डेटा है। ठीक है, आप बोलते हो कि वो टाइम आपने यूनिवर्सिटी को मेल भी किया, वो तो ठीक है, अच्छा किया, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं आता। बहुत सारे ऐसे होता है भाई, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, बड़ी बड़ी वेबसाइट भी आपको देखने को मिलेंगी जो इनक्रप्टेड नहीं है। तो रिस्क है उनको, आपको भी रिस्क है और यूनिवर्सिटी को भी रिस्क है इस वेबसाइट के ऊपर। जहाँ पे मैं आगे आपको कुछ चीज़ें वो बताता हूँ। एक्चुअली ये जो HTTP नहीं आता है, जिसके कारण बोलते हैं कि साइट स्क्वायर नहीं है, तो इसके पीछे जो मेन जो कारण है वो ये है कि SSL सर्टिफिकेट नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है, सॉरी, वो साइट का SSL सर्टिफाइड नहीं है, उसको SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। SSL सर्टिफिकेट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अथॉरिटी होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको कंपनी मिलेंगी जो आपको SSL सर्टिफाइड प्रोवाइड कराते हैं। फिर जो आपका डेटा इनक्रप्टेड होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो सिक्योर होगी। जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर होती क्या है ये भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो क्या करते हैं कि अगर वो SSL सर्टिफिकेट खरीदते हैं ना, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का सर्वर है, ठीक है, वहाँ अभी वो SSL अगर उन्होंने जे वाली अथॉरिटी का SSL खरीद लिया, ठीक है, सर्टिफिकेट उनको मिल गया, 1 साल का मिल गया या फिर 2 साल का, कोई भी उसने खरीदा, ठीक है, 1 साल का लिए ठीक है उसने खरीद लिया। अभी जब भी आप कोई भी कमांड देंगे, सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बस आपकी कमांड सबसे पहले वो कंपनी के पास जाएंगी, ठीक है, जिसका उन्होंने SSL सर्टिफिकेट खरीदा, उनके पास वो सर्वर हो गए। वो क्या करेंगे कि आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको इनक्रप्टेड करेंगे, ठीक है, सिक्योर रखेंगे। उसके बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो जो यूनिवर्सिटी का सर्वर होगा उनके पास जाएंगी, फिर वो वेबसाइट के ऊपर शो होगी। फिर दोबारा वो अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराती हैं, फिर वो दोबारा यूनिवर्सिटी की जो कमांड होगी ना, वो दोबारा जो SSL जिनका SSL उन्होंने एक सर्टिफिकेट खरीदा ना उनके पास जाएंगी, फिर वो इनक्रप्टेड होगी, फिर वो आपके पास जाएंगी। काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन है। गलत बात है इनके पास वो वाला जो HTTP नहीं है, इनको खरीदना चाहिए। ये सब गलती इनको नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर कुछ भी रिस्क हो सकता है। जहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा कि भाई इसका प्राइस कितना होता है। जहाँ पे प्राइस की बात करें, अगर आप नॉर्मल यूजर हो, सपोज जहाँ अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, सपोज मैंने अपने चैनल की वेबसाइट बना ली ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी मैंने वीडियो डाल दी, तो आप जितनी भी वीडियो होगी वो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके नहीं देखोगे। सॉरी, मैंने एक वेबसाइट बना ली अपने चैनल के नाम की, ठीक है, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके नहीं देखोगे, आप मेरे यूट्यूब के ऊपर देखोगे, या फिर फेसबुक के लिंक के ऊपर चले जाओगे, वहाँ से जाकर आप देख लोगे। लेकिन जहाँ पे क्या होता है, तो मेरे को जो फीस देनी पड़ेगी, जो कॉस्ट होगा इसका, आई थिंक मेरे को 1000 तक होता है। 1000 तक मेरे को 1 साल का देखने को पड़ेगा अगर मैं नॉर्मल SSL सर्टिफिकेट लेता हूँ। इसके लेवल होते हैं, ठीक है, हाई लेवल के जो SSL सर्टिफिकेट होते हैं वो बैंक वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं, बैंकिंग के लिए एक्सचेंज होता है, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उनको जितना भी डेटा होता है वो सिक्योर रखना पड़ता है। ATM की इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी ईमेल ID, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, बहुत ज़्यादा डिटेल बैंक वालों के पास होती है। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उनको चाहिए होती है, वो तो फिर हाई लेवल की सिक्योरिटी उनको देते हैं। SSL सर्टिफिकेट उनके हाई लेवल के होते हैं। लेकिन जहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करें, इनको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इनको नॉर्मल भी अगर लेते हैं 1 साल के लिए, आई थिंक 5000 तक इनको जो SSL सर्टिफिकेट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके ज़्यादा इनकी कॉस्ट नहीं होती है। इतना पैसा कमाते हैं स्टूडेंट से, तो थोड़ा इनका इतना तो बनता है कि भाई थोड़ा सा अपने जो डेटा को, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखें। तो बस यही था जो मैं आपको बता सकता था कि क्यों ये जो वेबसाइट होती है क्रोम के अंदर आपको नॉट सिक्योर बताती है। यहाँ पे आगे जो पूछते हैं कि कभी कोई न्यू मूवी या फिर वेब सीरीज रिलीज़ होती है HD में लीक कैसे हो जाती है। ओके, टेलीग्राम एंड दूसरी वेबसाइट पर क्या ये OTT प्लेटफॉर्म की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मूवी अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं।
तो मूवी का डायरेक्टर इन पर केस क्यों नहीं करता? टेलीग्राम और अपनी दूसरी वेबसाइट को बैन क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं कर देते? वैसे चलने दो इन साइट्स को, क्योंकि मैं भी फ्री वाला हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मैं भी गरीब हूँ, मेरे माँ बाप भी मुझे गरीब जन्म दिए। तो भाई जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ जो मेन जो रीज़न है, जहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जी जितनी भी मूवीज़ लीक होती है ना भाई, एक्चुअली ये जितने भी मोस्टली चांस यही होते हैं कि जितने भी आसपास के जो लोग होते हैं उनके थ्रू लीक होती है। कुछ ऐसी क्लिप होती हैं जो जो जब मूवी रिकॉर्डिंग होती है वो तो भाई एचडी फॉर्मेट में ही होती है ना, वो काफ़ी हाई 4K तक में रिकॉर्ड होती है। जो उनका जो भी उनको फॉर्मेट चाहिए हाई क्वालिटी वाला उसमें रिकॉर्ड होती है। उनकी कुछ क्लिप होती हैं जो लीक हो जाती हैं, जिसके कारण उसको अटैच करके फिर एक दूसरी जगह पे लीक किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, किसी को पैसे देकर लीक किया जाता है। एक दो डायरेक्टर होते हैं वो ऐसे करते हैं कि लीक करा देते हैं किसी की। बहुत सारा ऐसे चांसेस होते हैं जो मूवी लीक होने के। उनके पास जो डेटा स्टोर होता है कभी कभी उसको हैक किया जाता है, जिसके कारण उनकी जो भी उनके पास जो डेटा पड़ा, जो भी मूवी बनी है वो लीक हो जाती है। बहुत सारे इसके पीछे जो कारण होते हैं जो मूवी लीक होने के कारण होते हैं। तो जहाँ पे दूसरी बात ये पूछते हैं कि भाई मूवी सर्वर पर लोड करते हैं क्या क्या ये OTT प्लेटफॉर्म की स्क्रीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जहाँ पे बात करें ना, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो चलो ठीक है वो भी करके आप कर सकते हो, लेकिन जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आती है वो टाइम आप अगर नेटफ्लिक्स आपके पास है तो वहाँ अगर आप स्क्रीन शॉट भी लेके ना मूवी प्ले करके तो वो भी पूरा ब्लैंक हो जाता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती। बहुत सारे ऐसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं भाई, बहुत सारे ऐसे क्रैक वर्जन है सॉफ्टवेयर के, जहाँ तक कि जो जितना भी डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब जो भी मूवी का जो डेटा है ना, मैंने आपको एक बार सामने समझाता हूँ, मैंने आपको बताया नहीं, जो भी डेटा स्टोर होता है वो ऐसा नहीं कि अगर किसी कंप्यूटर में मोबाइल में कहीं भी वो मूवी स्टोर करें वो डिजिटल फॉर्म में हो रही है, ठीक है। और वो जितना भी डिजिटल फॉर्म होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप उसका जो कोडिंग होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे APK भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके दूसरे APK का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करके कुछ भी आप नया ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस होते हैं ये, काफ़ी लंबे फेक ऐप ऐसे बनते जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये जो जितना भी प्रोसेस होता है बहुत सारी टेक्निक के थ्रू वो, मतलब कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो भाई ये तो आम चीज़ है, इसको छोड़ो। बहुत सारे ऐसे क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर हैं या फिर किसके थ्रू वो मूवी को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर पब्लिश कर देते हैं या फिर सेल कर देते हैं। तो बाकी बात रही वो केस क्यों नहीं होता उनके ऊपर जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, क्योंकि ये जितना भी डेटा होता है मोस्टली ये अगर वो लीक होती है उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता कि भाई कहाँ लीक की है, किधर से मूवी आ रही है। बहुत सारे IP एड्रेस के थ्रू ये ट्रांसफ़र की जाती है। जो भी बंदा इसको लीक करता है वो पहले ही उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं आए, कुछ भी ऐसा नहीं हो, बहुत सिक्योरिटी के साथ वो उसको लीक करता है। तो बाकी जितने भी ऐप के आप नाम ले रहे हो कि उसके ऊपर ऐसे फ्री में देखने को मिलती है मूवी, उसकी जहाँ पे बात करें तो हो सकता है इन फ्यूचर उसके ऊपर कुछ ऐसा गवर्नमेंट करे। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जितने भी ऐप है, जहाँ तक रशिया की बात करें, टेलीग्राम रशिया ने इसको बैन कर दिया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन फिर भी रशिया में उन्होंने दोबारा वापस लेके आ गए, उधर उसको सुधारा गया दूसरी कंट्रियों में। तो इंडिया में भी हो सकता है कि इसको जल्दी ऐसे सुधारा जाएगा। जो जितने भी इस पर चल रहे हैं, मूवी देख रहे हो आप, कुछ भी देख रहे हो फ्री में, तो कभी बोल नहीं सकते, कभी भी बंद हो सकता है ये सब जितना भी प्रोसेस है, क्योंकि है ही इलीगल है जब, तो फिर ये तो बंद होगा ही होगा कभी ना। एक और कमेंट आगे आता है जो पूछते हैं बैन इट्स अवेलेबल इन इंडिया। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी USB शील्ड के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखना, काफ़ी सही वीडियो है। एक्चुअली होता क्या है, एक जो हमारे पास USB शील्ड होती है, जो भी इंटरनेट बैंकिंग होती है उसके साथ अगर करते हो तो उसके साथ अगर अटैच करके USB शील्ड को हम इंटरनेट बैंकिंग को खोलते हैं, चाहे मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी, तो वो आपका जितना भी डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। इंडिया में ये नहीं है, दूसरी कंट्रियों की बात करें, इंडिया में भी शायद होगा, लेकिन जितने भी अभी तक मैंने बैंक में देखा मेरे को कहीं भी ये देखने को नहीं मिली। यूजर को नहीं दे दिया जाता, जो भी उसके अकाउंटेंट हम अकाउंट खुलाते हैं हमको ये चीज़ नहीं दी जाती, लेकिन फॉरेन कंट्री में ऑलमोस्ट ये देखने को मिलती है। तो अभी कुछ बोल नहीं सकते कि कब हमको ये इंडिया में देखने को मिलती है। जब भी मेरे को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं जरूर आपको बताएंगा। आगे लव कुमार जहाँ पे पूछते हैं कि भाई आईफोन में eSIM की कितनी प्रोफाइल ऐड हो जाती है। भाई आईफोन में अगर आईफोन की बात करते हैं जहाँ पे उसमें आप आई थिंक 10 eSIM जो प्रोफाइल होती है उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम आपकी 2 ही सिम कार्ड चलेंगी, तो काफ़ी सही है। यही मैं बोलता हूँ ना कि भाई टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। आगे अगर जहाँ तक eSIM की बात नहीं ना करते, फिजिकल सिम कार्ड की बात करते हैं, आपको 2 स्लॉट देखने को मिलती है, एक सिम इधर डाली, एक सिम इधर डाली, चलो ठीक है, लेकिन eSIM में आप 10 सिम कार्ड डाल सकते हो। काफ़ी सही बात है ना जहाँ पे, लेकिन चलेंगी आपकी 2 सिम कार्ड। अगर 2 eSIM स्लॉट है तो 2 चलेंगी, अगर एक eSIM स्लॉट है तो 1 चलेंगी, एक आपकी फिजिकल सिम कार्ड है वही चलेंगी। जहाँ पे आगे जब पूछते हैं रोहित कुमार
प्रो जैक मा मिसिंग मेक वीडियो ऑन इट। तो भाई हाँ, काफ़ी टाइम हो गया उसको, आई थिंक 1 महीना से कुछ ऊपर हो गया, वो अभी तक मिसिंग है जैक मा। अगर आपको वो नहीं पता, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, जो अलीबाबा वेबसाइट है, जो कि एक ट्रेडिंग वेबसाइट है, जितने भी जो लोग माल लेते हैं चाइना से, उसके थ्रू भी लेते हैं, वहाँ ही जो पेमेंट करते हैं। और भी जैसे अली पे ऐप भी इनकी है चाइना में, जो पेमेंट ऐप है, बहुत बड़ी ऐप है। जैसे वी चैट है, वैसे अली पे भी है। बहुत ज़्यादा जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन होता है अली पे से होता है। तो जहाँ अभी वो उस बंदा, वो जो उसका ओनर है जैक मा, वो काफ़ी टाइम से मिसिंग है, मिल नहीं रहा। तो कुछ उसने ऐसा रीज़न क्या है इसके पीछे, मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसने जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, बल्कि जो सी जिनपिंग है, उसकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसने कुछ उसके खिलाफ इसने कुछ बोला था कि जो हमारा जहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है ये सही नहीं है। तो उसके बाद वो बंदा गायब हो गया भाई। पावर है देखो, क्या बोल सकते हैं। बोलो मत किसी के खिलाफ कुछ भी। जहाँ तो बस इंडिया में तो बोलो भाई, आपको आज़ादी है, लेकिन दूसरी कंट्रियों में ऐसा नहीं है कि बोलो मत। उनकी गवर्नमेंट के पास कुछ भी मत बोलो। अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी आपकी कंपनी है, कुछ भी हो, तो मिस हो जाओगे। बाकी देखते हैं कब वो वापस आता है, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट करके जरूर बता दूंगा। तो बाकी यही था जो आज का, बल्कि हैशटैग आस्क अमित वाले एपिसोड में मैंने आपको जितनी भी मेरी कोशिश की, जितने भी कमेंट थे मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ। तो ट्राई करूँगा मैं एक नेक्स्ट जो एपिसोड है वो 20 को लेके आऊँ। जितने भी कमेंट रह चुके हैं मैं ट्राई करूँगा उनका कमेंट में ही आपको रिप्लाई करूँगा। अगर फिर भी कोई मिस हो जाता है, या फिर जो नए कमेंट आते हैं, नए एपिसोड जो मैं लेके आऊँगा 20 को, उसमें आपके सब आंसर मैं दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, शेयर भी कर दिया करो यार प्लीज़, और कमेंट भी करो, ताकि नया एपिसोड मैं जल्दी से जल्दी बना पाऊँ। और बस यही था जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, और जो दोस्त मेरे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।